हेलो। आज स्टूडेंट एक टॉपिक जिसे कहे तो बहुत बड़ा टॉपिक भी कह सकते हैं। रियलिटी में वो बहुत छोटे कंटेंट ही है। हम अन्य जगह बहुत सारी जगह उसकी स्टडी अलग अलग संदर्भों में कर लेते हैं। अब चूंकि बहुत डिटेल टॉपिक हम अलग अलग जगह देख चुके, तो जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है उसे हम बिल्कुल एक जगह समेट देंगे और अन्य जगह जो चर्चा की उसको सिर्फ रिपीट कर देंगे। देखिएगा, टॉपिक का नाम काफ़ी बड़ा दिया है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। कुल मिलाकर के अगर अलग अलग सिलेबस को देखें तो 4 टॉपिक हो गए। सेंटर की मंत्रिपरिषद, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और होने को तो ये एक ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर उसी का एक पार्ट होता है। तो हम एक बड़ा टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं, उसी के भीतर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का तुलनात्मक रूप से स्टडी करते हैं। जो बात कॉमन है वो कॉमन है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बातें हैं वो चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो वो एक ही है। चूँकि स्टूडेंट कुछ चीज़ों को आप गौर कीजिएगा, हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया। इस फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक सरकार का स्तर होगा केंद्र स्तर, और दूसरा सरकार का स्तर होगा राज्य के स्तर पर। तो सरकारों के 2 स्तर होंगे, संघ सरकार और राज्य सरकार। दोनों ही स्तरों पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों ही स्तरों पर, जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था को या संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बार बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पूरे जड़ में, पूरे मूल में यही बात है। संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है, हमेशा की तरह मैं बताता रहा हूँ। संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संसदात्मक व्यवस्था की सबसे खास बात होती है कि ये जो बाहरी विधायिका है, ये बाहरी गोला है येलो कलर का, ये क्या है, विधायिका है। विधायिका में जो अपर हाउस, लोअर हाउस, बेसिकली हमारे यहाँ केंद्रीय स्तर पर विधायिका में बाईकैमरलिज्म सिस्टम को अपनाया है, जहाँ उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यों में भी बाईकैमरलिज्म सिस्टम को अपनाया है, लेकिन वो ऐच्छिक है। मतलब हम लोग इसे और डिटेल से देखेंगे, लेकिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था भी हो सकती है, दूसरा सदन ऐच्छिक है, रखो तो रखो नहीं तो मत रखिएगा। अगर रखते हैं तो फिर वहाँ उच्च सदन को आपका विधान परिषद बोलते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। और जहाँ नहीं है वहाँ एक सदन ही है। तो एक चीज़ तो यह है कि विधायिका 2 सदनीय होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि विधायिका के भीतर जो है, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, ये जो है विधायिका के भीतर कार्यपालिका है। मतलब यहाँ अतिव्यापन का सिद्धांत पाया जाता है। अतिव्यापन के सिद्धांत का मतलब होता है कि कार्यपालिका विधायिका के अंदर ही होती है, और इसके अतिरिक्त कार्यपालिका 2 प्रकार की पाई जाती है। ये द्वैध कार्यपालिका का सिद्धांत है। एक नाममात्र की कार्यपालिका है, एक वास्तविक कार्यपालिका है। नाममात्र की कार्यपालिका केंद्र में या संघ स्तर पर जो होती है वो राष्ट्रपति है, और राज्यों में इसे जो है हम क्या कह देते हैं, राज्यपाल कह देते हैं, जिसका हमने डिटेल से स्टडी की। और वास्तविक कार्यपालिका चाहे संघ हो चाहे राज्य हो, नहीं राज्य हो, दोनों ही स्तरों पर इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। नहीं, तो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो संघ में तो कौन हो जाता है, पीएम, और राज्य में कौन हो जाता है, सीएम। न्यायपालिका उन दोनों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, संतुलन का सिद्धांत बनाए रखती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब मंत्रिपरिषद, वो निचले सदन, मतलब क्रमशः लोकसभा या विधानसभा के विश्वास पर ही तो टिकी रहती है, और उसके प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम जो समझते हैं वो इसी को समझते हैं कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है। नहीं है, मंत्रिपरिषद बेसिकली सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है निचले सदन के प्रति। अगर संघ स्तर पर है तो वह लोकसभा के प्रति, और राज्य में है तो वह विधानसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब क्या है, इसके क्या मतलब निकलते हैं। इसका पहला मतलब निकलता है कि जो ये मंत्रिपरिषद होगी, ये मंत्रिपरिषद है,
यह संरचनात्मक रूप से कैसे होगी? बहुल होगी। मतलब संरचनात्मक रूप से एक व्यक्ति कार्यपालिका नहीं होगी, बल्कि बहुल कार्यपालिका होगी। बहुल का मतलब कितना? कोई संख्या तो है, पहले तो कोई संख्या नहीं थी स्टूडेंट, लेकिन 91वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा इसकी संख्या को कर दिया गया कि यह निचले सदन की अधिकतम जो है कितनी होगी? 15% होगी। लोअर हाउस की संघ स्तर पर 545 की 543 कह सकते कि 15%, मतलब 82। और राज्यों के अंदर जो विधानसभा हैं उनकी 15%। अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो ये निर्धारित की है। न्यूनतम 12 संख्या निर्धारित की है। तो ये निर्धारित की गई है। हालांकि यूनियन टेरिटरी दिल्ली के संदर्भ में ये 7 है, लेकिन वो अलग 70वां संविधान संशोधन है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का एक तो यह है कि मंत्रिपरिषद क्या होगी? बहुल होगी। लेकिन कैसे? संरचनात्मक रूप से। व्यवहार में यह एकल कार्यपालिका की तरह होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि प्रैक्टिस में यह है एक यूनिटी के रूप में काम करेगी। संरचना के रूप में बहुल है, लेकिन व्यवहार के रूप में ये कैसे रहेगी? एकल, एक इकाई के रूप में काम करेगी। अब आप फिर ये हो रहे होंगे भाई ये कैसे बहुल और एकल कैसे? बेसिकली इसकी प्रकृति ऐसी है। कैसे? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद है, उसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट होगी। निर्णय सदैव कैसे लिए जाएंगे? सामूहिक, कलेक्टिव डिसीजन होंगे। सदैव निर्णय सदैव सामूहिक होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति निर्णय से असहमत हो। अगर एक छोटे समूह ने भी निर्णय ले लिया मंत्रिपरिषद की ओर से, तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय कहलाएगा। कोई सदस्य ये नहीं कह सकता कि मैं तो उसकी कमेटी में या मैं उस मीटिंग में शामिल नहीं था जो मंत्रिपरिषद की हुई। सामान्यतः व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में ये होता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक ही नहीं होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। अब आपके सवाल ये हो रहा होगा कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग है। हाँ, ये दोनों अलग अलग है। अलग कैसे हैं अभी देखेंगे इस बात को भी। लेकिन मंत्रिमंडल जो निर्णय ले लेता है वही मंत्रिपरिषद का निर्णय कहलाता है। यह भी कोई जरूरी नहीं कि मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो उसके पार्ट हो या उसमें सहमत हो। अगर वो असहमत है तो भी सहमति मानी जाएगी। वो ये नहीं कह सकते कि मेरी इसकी में सहमति नहीं थी। आप कहोगे कि कोई सदस्य ये चाहता है कि मैं तो सहमत ही नहीं हूँ, नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ। तो फिर क्या हो सकता है कि असहमति रखने के लिए, अगर असहमति है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र ही देना होगा। त्याग पत्र ही देना पड़ेगा। अभी पंजाब की एक महिला मिनिस्टर ने क्या किया है? रिजाइन किया है कि नहीं, हम तो 3 कृषि विधेयकों से सहमत नहीं है, तो रिजाइन कर दीजिए। आप मंत्रिपरिषद का सदस्य रहते हुए मंत्रिपरिषद के निर्णय से असहमति नहीं हो सकती। मतलब एक इकाई के रूप में ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति ने निर्णय लिया है, ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग निर्णय थे ये। तो प्रैक्टिस में ये जो यूनिटी क्यों? प्रैक्टिस में यूनिटी का तीसरा पक्ष होता है, वो ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, अविश्वास प्रस्ताव सदैव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जाएगा। किसी मंत्री के विरुद्ध नहीं होगा। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक मंत्री के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। मतलब पूरी मंत्रिपरिषद एक यूनिटी है,
एक इकाई है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी व्यवस्था क्यों की? स्टूडेंट, ऐसी व्यवस्था इसलिए की जिससे कि पूरे देश की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करवाया जा सके। और इसको एकल क्यों रखा? इसलिए रखा एकल ताकि जो निर्णय है वो एक इकाई के रूप में लिए जाए, एक सरकार की ओर से निर्णय हो। इसलिए विविधताओं को समाहित करते हुए एकता स्थापित की गई है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत, जो इस देश की जो संस्कृति है, जो इस देश की डिजाइनिंग है, उसके अनुकूल है। और इसीलिए हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था के स्थान पर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उसमें प्रतिनिधित्व व्यापक होता है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी को स्पेस दिया जाता है और इसमें एक निर्णय इकाई के रूप में भी लिए जाते हैं। इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रिंसिपल को अपनाया गया। एक चीज बहुत क्लियर हो गई। अब सवाल उठता है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है। मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? पहले हम संघ स्तर का देखेंगे, राज्य में अलग होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बता के छोड़ देंगे। इसके गठन को देखने के लिए हमें आर्टिकल 75 का स्टडी करनी चाहिए। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 कहता है स्टूडेंट की बहुमत दल के, ये भी नहीं लिखा हुआ, ये भी हम अपनी बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। संविधान तो ये भी नहीं कहता है, संविधान सिर्फ इतनी बात कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। लेकिन चूंकि संसदात्मक व्यवस्था में इलेक्शन मेथड को अपनाया गया है, इसलिए हमारी तरफ से हम जोड़ रहे हैं कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। बस ये लिखा हुआ है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति का अपना विवेक होगा। क्या पुराना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को निर्देश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि इसे प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करें? नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 74 लागू नहीं होगा। क्यों? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जहां खुद का हित नहीं तो वह सलाह नहीं दी जा सकती। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। लेकिन अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले तो, बात समझ आ रही? अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले तो ऐसी परिस्थिति में संविधान मौन है, नहीं लिखा हुआ कुछ भी। तो भी फिर कुछ तो होगा। हाँ, आपका प्रथम केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग ने 1988 में रिकमेंडेशन दी कि अगर ऐसी गठबंधन स्थितियां पैदा हो तो फिर मैं एक पैरामीटर देता हूं। हालांकि वो प्रिंसिपल नहीं है कि उसको अपनाया जाए, लेकिन फिर भी वो एक गाइडलाइन के रूप में काम करती है। संविधान का पार्ट तो है नहीं। क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन ये है कि राष्ट्रपति सबसे पहले ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को आमंत्रित करे जो सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता हो, जो सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उभरी है। अगर वो है सरकार बनाने में नाकाम रहे या इनकार करे तो उस नेता को आमंत्रित करे जो चुनाव पूर्व गठबंधन का नेता हो, सबसे बड़ा हो।
अगर वह भी इनकार करे तो चुनाव पूर्व उस गठबंधन के नेता को आमंत्रित करें जिसमें कुछ दल शामिल और कुछ दल शामिल नहीं हो। अगर वह भी इनकार करे तो चुनाव पश्चात गठबंधन को आमंत्रित करें। अगर वह भी इनकार करे तो फिर ऐसे किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए बनाने के लिए आमंत्रित करें जो स्थायी सरकार देने में सक्षम हो। यही बात मुख्यमंत्री के लिए लागू होती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए, हालांकि इस प्रिंसिपल को अपनाया जाए ऐसा कहीं कोई स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए केंद्र में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति में यह हमेशा विवाद का विषय रहा। और बहुत बार ये सवाल उठा कि राज्यपालों से ये जो विवेकाधिकार है इसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि राज्यों में जो राज्यपाल है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में जब काम करते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि केंद्र की सरकार जिस पार्टी की होती है राज्यों में फिर उस पार्टी की वो सरकार बनाने की कोशिश करती है, और जब ये कोशिश करती है तो वहाँ पे ये दिक्कतें हो रही है। तो ये प्रोविज़न है कि आर्टिकल 74 ये कहता है, और राज्य के संदर्भ में आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। तो ये मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर एक है कि नियुक्ति करेगा किसको, बहुमत दल के नेता को, लेकिन अगर बहुमत दल नहीं हो तो क्या हो। दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किसे करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब किसी सांसद को। क्या कोई गैर सांसद व्यक्ति भी मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? संविधान इजाजत देता है। संविधान क्या इजाजत देता है कि ऐसा व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति पीएम या मिनिस्टर नियुक्त कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा करता है तो उसे 6 माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। नहीं करे तो नहीं रहे। यही बात राज्य में भी लागू होती है, सेम चीज। 2 बार पढ़ने की जरूरत कहाँ, एक ही बार में समझ लीजिए। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उत्पन्न होता है। आप सोच रहे होंगे बार बार गंभीर बताते हो। हाँ, गंभीर है तब भी बता रहा हूं। क्या गंभीर सवाल उत्पन्न होता है? गंभीर सवाल ये उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं था, मान लो उसे प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है, 6 महीने में उसने सदस्यता नहीं ली, तो क्या 6 महीने पश्चात दोबारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, या राज्यों में मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है दोबारा? क्योंकि संविधान तो मौन है। यहाँ संविधान में तो लिखा हुआ 6 महीने में सदस्यता ले ले। ये विवाद अभी अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संदर्भ में उठा है, जब कोविड के चलते जो है वो स्टेट असेंबली का मेंबर नहीं बन पा रहा था विधान परिषद के माध्यम से, ना इलेक्शन द्वारा बन पा रहा था, तो ये उठा। इससे पहले भी ये सवाल उठा था, इससे पहले भी इस तरह का सवाल उठा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 6 महीने की समय सीमा इसलिए दी गई है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो जाए, लेकिन अगर वह नहीं होता है तो फिर उसे दोबारा मंत्री बनाया जाए या प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। इसका मतलब कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंदर भीतर के जो प्रिंसिपल है उनको देखने पर यह लगता है कि बार बार इस आधार पर किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनाया जा सकता, कम से कम उस कार्यकाल के दौरान। तो कोई प्रिंसिपल नहीं है, एक भीतर छुपा हुआ तथ्य है जिसको सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी समय समय पर क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो एक और प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये मैंने आपको बात बताई है। निश्चित तौर पर ही आपको समझ में आई होगी ये चीज़। अब स्टूडेंट जो सवाल उठता है वो ये उठता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल उठता है
वो ये उठता है कि जो मंत्री परिषद है, नहीं है, ये जो मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद और एक होती है मंत्रिमंडल। ये बेसिकली क्या होती है, किसी तो हम मंत्री परिषद कहें, किसी हम मंत्रिमंडल कहें। क्या संविधान में इसका विभाजन है? स्टूडेंट, मूल संविधान में ऐसा कोई विभाजन नहीं था, बल्कि मूल संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द यूज ही नहीं हुआ। मंत्रिमंडल शब्द केवल एक बार अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंदर डाला गया है, वो था अनुच्छेद 352, जहां लिखा हुआ भी है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपात उद्घोषणा की जा सकती है, और मंत्रिमंडल से तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलकर बना निकाय। हालांकि इन प्रैक्टिस मंत्रिमंडल फर्स्ट डे से काम कर रहा है। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा जटिल बात नहीं है। स्टूडेंट, जो ये मंत्री होते हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में, ये मंत्री चार प्रकार के, ब्रिटिश परंपरा से लिया है हमने, चार प्रकार के। एक मंत्री होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। चूंकि मेरी दृष्टि में टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, आपको बहुत आता है, कई बार पढ़े हो, इसलिए मैं केवल उन पॉइंटों पे ज़्यादा फोकस करूंगा जो नहीं आ रहे हो। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होता है? नंबर एक, कैबिनेट मंत्री जिनके पास किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है। यहाँ यह भी ध्यान रखिए स्टूडेंट, सेंटर में मंत्रालय कहते हैं और राज्यों में इसे विभाग कहते हैं, जैसे शिक्षा विभाग राज्य में, और सेंटर में क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्रालय, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजिकल फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो कैबिनेट मंत्री उसे कहते हैं जिसके पास स्वतंत्र प्रभार हो किसी मंत्रालय का, जो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेगा और जो सबसे सर्वोच्च मंत्री होते हैं अपने विभाग के। दूसरे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री वो होते हैं जो सामान्यतः या तो कैबिनेट मंत्री के नीचे हो और उसे असिस्ट करते हो, लेकिन कभी कभी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है। कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि जब राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तब क्या वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन तब लेंगे जब उस कैबिनेट की मीटिंग में उस मंत्रालय का, जिसका किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार है, का एजेंडा उसमें रखा गया हो, तब राज्य मंत्री भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेगा। सवाल उठता है, क्या स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री कैबिनेट का पार्ट होता है? जवाब है नहीं, वह कैबिनेट का भाग नहीं है, मंत्रिमंडल का भाग नहीं है, लेकिन वह मंत्रिमंडल की बैठकों में विशेष परिस्थितियों में, जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें भाग ले सकता है। तो कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है वो राज्य मंत्री। इन दोनों की सहायता के लिए तीसरा होता है, वो होता है उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। उप मंत्री कौन होता है? जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को असिस्ट करता, सहायता करता, उसके नीचे रहता है। कभी भी स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, कभी भी कैबिनेट का हिस्सा मीटिंगों में भाग नहीं ले सकता, सबसे नीचे के दर्जे का होता है। तो तीन प्रकार के मंत्री हैं। एक चौथा प्रकार भी विवादों में है, वो है संसदीय सचिव। ब्रिटिश परंपरा में ये चौथा पद भी है, जो बेसिकली एक तरह से मंत्रियों को क्लेरिकल टाइप का असिस्ट करता है। एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हो कि एक तरह से मिनिस्टर की ट्रेनिंग जैसा काम यहाँ उसे प्राप्त होता है। क्या इसे मंत्री परिषद में रखा जाए? अभी तक इस बारे में विवाद रहा। 1967 तक अगर हम केंद्र सरकार में देखें तो 1967 तक संसदीय सचिव का प्रोविजन था। 1967 के बाद में संसदीय सचिव का प्रोविजन हटा दिया गया, मतलब इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि राज्यों में ये जो 15% का नियम लागू हुआ है, उसके पश्चात कई राज्यों में 15% से ऊपर संसदीय सचिवों की नियुक्ति ये कहते हुए की कि ये मंत्री परिषद का भाग नहीं है।
इसमें कई विवाद है, अंतिम निर्णय अभी तक न्यायपालिका का आया नहीं है। इसलिए अंतिम तौर पर ये मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे या नहीं होंगे, ये सब जुडिशियल मैटर है। अभी तक हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, केंद्र में ये नहीं होते हैं। 1967 के बाद में कभी नहीं हुआ, तो परंपरा है, नहीं हुआ। तो 4 प्रकार के जो मंत्री होते हैं, ये 4 प्रकार के मंत्री हैं। कौन कौन से मंत्री हैं? 4 प्रकार के जो मंत्री हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री, एक होते हैं संसदीय सचिव। और इन चारों को मिलाकर के तो कह देते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और ये वाला जो भीतर वाला ये पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर, ये कहलाता है मंत्रिमंडल। कहने का मतलब मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक भाग है, लेकिन सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में, सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में ये उसका एक भाग होता है। सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में देश के जितने निर्णय लेते हैं वो मंत्री परिषद ही लेता है, तो मंत्रिमंडल लेता है। तो मंत्री परिषद की ओर से मंत्रिमंडल निर्णय लेता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई। 2 बातें और बता जाता हूँ। एक होता है छाया मंत्रिमंडल और एक होता है किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, किचन कैबिनेट। बेसिकली स्टूडेंट, जो शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल है, ये ब्रिटेन में है, परंपरा है। जिस तरह से सत्ता पक्ष का एक मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही विपक्ष भी एक मंत्रिमंडल क्रिएट करता है। और जो विपक्ष, जैसे विपक्ष का भी अपना गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विपक्ष का भी जो है अपना जो है कृषि मंत्री होंगे। विपक्ष का मंत्रिमंडल होगा, वो सत्ता पक्ष के मंत्रिमंडल पर क्या रखता है? निगरानी रखता है। इसके 2 फायदे हैं। एक, संसदीय नियंत्रण प्रभावी हो जाता है, और दूसरा, अगर किसी वजह से बीच में सत्ता बदले तो अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती, बल्कि आपके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था रहती है जो उसको स्थान ले लेती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शैडो कैबिनेट का प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, वही मंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था पैरेलल खड़ी है। तो ब्रिटेन में एक व्यवस्था है। और तीसरी जो पॉइंट है, वो पॉइंट वो है किचन कैबिनेट। ये भी एक अनौपचारिक मंत्रिमंडल है जो सामान्यतः आजकल डेमोक्रेसी में, विशेषकर भारत में भी बहुत हद तक आने लगा है। ये क्या होता है? एक सरकार का कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप, या मंत्रियों से बाहर का कोई सदस्य भी हो सकता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के नज़दीक रहता है, 2, 3, 4 लोगों का समूह, और यह एक तरह से इतनी सत्ता हासिल कर लेता है कि पूरे मंत्रिमंडल की ओर से ये निर्णय लेने लग जाता है। इस इनफॉर्मल ग्रुप को किचन कैबिनेट कहते हैं। ये कहीं संविधान की बात नहीं है, ये परंपराओं से उभरी हुई बातें हैं। तो एक तरह से मैंने आज मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की बात की है। ठीक है, थोड़ी सी बात हम मुख्यमंत्री और जो है प्रधानमंत्री की और कर लेंगे। अभी तक इतनी। थैंक यू।